मैंने बस एक सूखे गड्ढे से पानी का एक टुकड़ा निकाला और अचानक मेरे पास पानी का कभी ना खत्म होने वाला स्टॉक हो गया। मैंने आराम से कुछ बीज समतल जमीन पर बिखेर दिए और तुरंत अनाज के पहाड़ काट लिए। यह नज़ारा एक गुजरते हुए लड़के ने देखा था। जब वह छोटा था, उसे तुरंत लगा कि वह धरती पर उतरे किसी दिव्य प्राणी से मिला है और वह जमीन पर घुटनों के बल गिरकर विनती करने लगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, सर, मेरी मदद करो। उसका माँ-बाप जैसा प्यार देखकर मैंने उसे वापस जाकर एक गाय तैयार करने को कहा। आखिर माइनक्राफ्ट में तुझसे सारे बुरे असर दूर हो जाते हैं। शुक्रिया भाई, मैं गाय ज़रूर ढूँढ लूँगा। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बस मुझे लिन बुला लेना। क्या तुम्हारे घर पर मछली पकड़ने का धागा है? मुझे मछली पकड़ने वाली रॉड बनानी है। कोई बात नहीं, मैं भी वापस जाकर ले आता हूँ। लेकिन भाई लिन, हमारे पास वाली नदी तो बहुत पहले सूख गई है। तुम मछली कहाँ पकड़ोगे? मैंने अपने पैरों के पास छोटे मेंढक को देखा और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। चिंता मत करो, भले ही यहाँ कोई मछली ना हो, मैं फिर भी कुछ पकड़ सकता हूँ। लिटिल स्टोन मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, घर भागा। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर गया, मेरे पिता की पत्नी ने मुझे खूब पीटा। तुम बदमाश हो, तुम कोई काम नहीं करते और बस बाहर भागते रहते हो। मेरी माँ मरे तुम्हें पता नहीं? मुझे मारना बंद करो। मुझे अपनी माँ को बचाने का एक तरीका मिल गया है। हमारे आसपास की हवा तुरंत जम गई। तुम्हें किसने बताया? वहां जंगल में भाई लिन ने कहा था कि एक गाय मेरी माँ को ठीक कर सकती है। लेकिन जब लीलाओ न्यू ने यह सुना तो खुश होने के बजाय वह जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। यह जिंदा इंसान कहां से आया? उन्हें जरूर भूत लग गया होगा। लिटिल स्टोन घबरा गया। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। भाई लिन एक अच्छा आदमी था। उसने मुझसे बस एक सेल्फ रिकमेंडेशन लाने को कहा था। बूढ़े न्यू ली ने नहीं सुना। उसने घर में बचे हुए 2 बैलों को पकड़ लिया। उसकी आंखें पक्की थीं, तुम अभी जवान हो। तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है। तुम्हारे पिता खुद जाकर उस राक्षस का सामना करेंगे। अब से परिवार तुम पर भरोसा करेगा। दूसरी तरफ मैं अभी अपने लकड़ी के बिस्तर से उठा था। मेरा शरीर नींद से अकड़ गया था। मुझे अभी भी एक सेट बनाने के लिए कुछ लकड़ी और ऊन इकट्ठा करनी थी। नहीं तो इस बूढ़े राक्षस को नाश्ता शेयर करना पड़ता। मैं दरवाजे तक गया, मैकेनिज्म पर पैर रखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ दिन पहले मैंने जो पौधे लगाए थे, वे बड़े होकर बड़े पेड़ बन गए थे। मैंने अपना हाथ उठाया और अपने इक्विपमेंट स्लॉट में कुछ बार टैप किया। मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। मैंने कुल्हाड़ी ली और पेड़ की ओर भागा। लकड़ियों के टुकड़े सीधे मेरे इक्विपमेंट स्लॉट में इकट्ठा हो गए। इसी समय दूर से लिटिल स्टोन की आवाज आई। हालांकि उसके पिता परेशान थे और साथ आ गए। बूढ़े न्यूली ने ऊपर देखा और उनकी पुतलियां तुरंत चकनाचूर हो गई। एक सुनहरा, चमकता हुआ, समझदार रास्ता। इस उम्र के आदमी को इतनी अच्छी फसल कैसे मिल सकती है? उसने अपना डर दबाया और बड़े जीव यंग मास्टर लिन के पास इज्जत से गया। मेरे बेटे ने आपको नाराज किया है। ये 2 हंस मेरी माफी हैं। आप मुझे मारे या सजा दें, मैं सब सह लूंगा। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम यहां किसी को बचाने के लिए नहीं आए हो? तुम मेरे साथ विलेन जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? लिटिल स्टोन जल्दी से आगे बढ़कर समझाने लगा। मेरे पापा तुम्हें आदमखोर राक्षस समझते हैं। मैं कुछ भी कहूं, वह मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे मजा भी आया और गुस्सा भी। तुमने कहा था कि लिटिल स्टोन के लिए मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम्हारी पत्नी को बचाने का जो वादा मैंने किया था, वह अब भी कायम है। बस उसे और बेल को ले आओ। यह देख ली को अभी भी आधा यकीन और आधा शक हो रहा था। मैंने एक प्लान बनाया। मैं एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये 2 हंस उधार लूँगा। फिर मैंने यूं ही सड़क से कुछ बीज तोड़ लिए। भाईलिन, लिटिल स्टोन ने मेरे निकाले हुए चाकू को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। नहीं, इसका एक और इस्तेमाल है। ऑल्डली की हैरान नजरों के नीचे जमीन पर पड़े बीज अपने आप मेरी हथेली पर आ गिरे। दोनों हंस तुरंत बेचैन हो गए और बेचैन हो गए। मेरे हाथ में हाथ को घूरते हुए मैं थोड़ा मुस्कुराया और चुपचाप अदारस तक गिना। अगले ही सेकंड 2 हंस एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। सिर्फ 3 सेकंड में एक छोटा सा रोएंदार हंस का बच्चा बिना अंडा दिए अचानक हवा में प्रकट हो गया। ली लाउनियों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह कैसे हो सकता है? छोटा पत्थर भी इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था। राक्षस ऐसा नहीं कर सकते हैं ना? ली लाउनियों का दिमाग खाली हो गया, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, बार-बार झुक रहा था। कोई अंधा था और उसने अमर भगवान को राक्षस समझ लिया था। मुझे माफ कर दो अमर भगवान। नहीं, नी, नहीं, नहीं, मैं अमर नहीं हूं। मैं बस एक आम स्टीव हूं। हालांकि ली लाओनियो को साफ तौर पर नहीं पता था कि स्टीव क्या है। वह अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह मुड़ा और बोला, अच्छा लड़का, अमर भगवान के सामने घुटने टेक दो। मैं बहुत लाचार था और मैंने जल्दी से जल्दी हो सके यहां ले आओ। वह बहुत बीमार है और इंतजार नहीं कर सकती। वह कल गांव के मुखिया के घर आएगी। एक गाय भी है। मैं उसे अभी खरीदने जाता हूं। उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। बस उधार ले लो। मेरा तरीका सीधा है। ठीक है मिस्टर लिन, और हाँ, अब मुझे मिस्टर लिन मत कहना। बस मुझे स्टीव कहो। ठीक है। लिन शियानजुन मुझे हिचकिचाया, फिर अजीब तरह से बोला, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। पहाड़ों में अकेले रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है? तो क्या तुम जियाओ शितो को अपनी सेवा के लिए अपने पास रहने दोगे? जियाओ शितो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हारा अटेंडेंट बनने को तैयार हूं। चेंगिंग एक पल के लिए रुका। मेरे पास सिस्टम एबिलिटीज हैं और मुझे खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस पहाड़ी इलाके में हवा की वजह से फंस गया हूं। मैं जितना हो सकेगा गरीबों की मदद करूंगा।
मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाया। हुरन, कोई जरूरत नहीं। जियाओ शितो बस मेरे पीछे आ सकता है और मेरा काम कर सकता है। आपकी इतनी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लॉर्ड लिन। ली लाओन्यू जियाओ शितो के साथ शुक्रगुजार होकर चला गया और तभी उसने राहत की सांस ली। उसकी पत्नी बच गई और उसका बेटा। मैंने तो शेनजियांडांग के अमर लोगों को भी अपना सपोर्टर मान लिया। कितनी बुरी बात है। मैंने रेशम का धागा और छड़ी क्राफ्टिंग टेबल में रखी और तुरंत एक मछली पकड़ने वाली रॉड बना ली। फिर मैंने लापरवाही से छोटे मिट्टी के मेंढक को पकड़ा और जल्द ही एक मछली हिली और उसने चारा ले लिया। उसे खींचने के बाद मैंने देखा कि वह एक नदी का बछड़ा था। सच में, जब तक पानी है तो मछली पकड़ सकते हो। मैंने बार बार लाइन डाली और बहुत मजा आया। इस बीच ओल्डली गांव के मुखिया ली वानशान से मिलने गया। ली वानशान ने पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। तुम कहते हो कि पहाड़ों में अमर लोग हैं और तुम्हें फिर भी एक बैल चाहिए। क्या वह ग्वाला है या लाओजी? गांव के मुखिया, तुम पूरे गांव में अकेले बैल हो। प्लीज मुझे एक दिन के लिए अपना बैल उधार दे दो। अगर तुम सच में नहीं दे सकते तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मुझे बस डर है कि तुम्हारे साथ धोखा होगा। ली वानशान ने आह भरी। आखिर मैं मान गया कि न्यू छोड़ सकता है, लेकिन वह कल खुद उसके साथ जाएगा। ली लाओन्यू के जाने के बाद ली वानशान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरे बेटे को बुलाओ, उसने कहा। यह कोई ठग होगा। ली कियानशान ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन ने ऊपर की। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि यह ठग कहां से आया जो तुम्हारे ली परिवार के गांव में धोखा देने और ठगी करने की हिम्मत कर रहा है। उसने सोचा, कल सुबह तुम कुछ आदमियों को लेकर उस ठग को पकड़ लेना। ली क्यानशांस ने सिर हिलाया। दोनों ने एक प्लान बनाया और अगली सुबह तक उस घटिया ठग को पकड़ने का इंतजार किया। लेकिन उस रात देर से ली लाओनियो की पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। सुबह होने से पहले दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ली वानशान ने दरवाजा खोला और देखा कि गांव के मुखिया दादा शियाओशितो थे। प्लीज मुझे गाय दे दो, हमें डॉक्टर लिन के पास ले चलो। इस समय भी तुम एक ठग पर यकीन करते हो। मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूं। डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस एक गाय। भाई लिन, क्या तुम सच में मेरी मां को बचा सकते हो? तुम्हारे पिता हमेशा अजीब हरकतें करते थे। तुम भी कैसे शामिल हो रहे हो? लिटिल स्टोन लगभग रोने ही वाला था। बेबस ली वानशान नरम दिल से बस गाय को ले जाकर उनके पीछे चल सकता था। युंजी का भाई लिन अभी सोया नहीं था। वह मछली पकड़ रहा था। जिस तरफ वह जा रहा था, उसने देखा कि मैं एक सूखे हुए छोटे से मिट्टी के मेंढक के सामने बैठा हूं, जहां कोई लहर भी नहीं थी। पक्का एक ठग ली वानशान का दिल बैठ गया। तभी बस एक छपाका हुआ। एक बड़ी मछली कम से कम आधा मीटर फंसी, फिर हरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और हमारे इक्विपमेंट में गायब हो गई। ली वानशान का दिल जोर से धड़क रहा था। यह है तो असली भगवान है। भाईलिन गाय यहाँ है, प्लीज मेरी माँ को बचाओ। मैं मुड़ा और महसूस किया कि हालत और खराब हो गई है। मैंने जल्दी से कहा, जल्दी गाय को ले आओ, मैं बाल्टी से सारा पानी बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा, तुम इतना साफ पानी ऐसे कैसे? दिल दुख रहा था, लेकिन जान बचाना प्राथमिकता थी। मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, उसने खाली बाल्टी अपने पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसका दिल बिना कहीं समझ से भर गया। दूध जैसा सफेद दूध तुरंत फूट पड़ा। पलक झपकते ही खाली बाल्टी भर गई। ली वानशान वहीं डर के मारे जम गया, एक भी शब्द नहीं बोल पाया। यह गाय तो पक्का सांड है, उसने सोचा। मैं पोखर के पास गया और एक कटोरी और बाल्टी से ताजा दूध का एक कटोरा इकट्ठा किया। ठीक है माँ, यह दूध का कटोरा नीचे रख दो और बीमारी ठीक हो जाएगी। ली लाओनियो ने धीरे से अपनी पत्नी सु वान को जमीन पर लिटाया और कटोरा बिस्तर के पास उल्टा रख दिया। दूध का एसेंस अपने आप कटोरे और नमक के साथ उसके मुंह में चला गया। फिर एक चमत्कारी नजारा हुआ। सु वान का रंग साफ गुलाबी हो गया और आखिर में उसका रंग ली लाओनियो से भी ज्यादा हेल्दी हो गया। उसकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई और पूरी रात जागने की थकान ने उसे तुरंत परेशान कर दिया। उसने खुद को मजबूर करते हुए मुझे धन्यवाद दिया और कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद अमर भगवान लिन। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सुवान का सिर एक तरफ झुक गया और उसो रही है वान नियांग क्या हुआ। बूढ़े न्यूली का चेहरा चिंता से लाल हो गया था। उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा। अमर भगवान, क्या मेरी पत्नी ठीक है? चिंता मत करो, वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। वह बस बहुत कमजोर है और सो गई है। मैंने आखिरकार उसे बचा लिया था। गांव के मुखिया ली वानशान को छोड़कर जो पानी के छोटे से तालाब को घूर रहे थे, सब बहुत खुश थे। ली फैमिली विलेज के गांव के मुखिया के तौर पर वह गांव की स्थिति को किसी और से बेहतर जानते थे। एक हफ्ते पहले गांव का ग्राउंड वाटर पूरी तरह से सूख गया था और गहरा कुआं थोड़ा ही भरा था। सिंचाई की तो बात ही छोड़िए, रोज पीने का पानी भी एक संघर्ष था। फिर भी उसके सामने पानी का यह तालाब बिना किसी नुकसान के आसानी से भर गया था। यह बहुत ही सपने जैसा था। ली वानशान ने अपना हाथ थोड़ा बढ़ाया और धीरे से उसे पानी में डुबोया। हल्के से छूने से उसका नाराज हाथ भर गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे उठा लिया। पानी का एक बेसिन जिसकी मिठास पहाड़ी झरने जैसी थी, तुरंत उसके मुंह में भर गया। यह जान बचाने वाला पानी था। इसे पिया जा सकता था और खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। गांव की फसलों को बचाया जा सकता था। इस समय ली वानशान को पूरा यकीन हो गया था कि उसके सामने वाला लड़का सचमुच धरती पर उतरा कोई दिव्य प्राणी है। वह सोच रहा था कि कैसे शुरू करे, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए सबसे पहले पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आप लिटिल स्टोन के दादा हैं?
मेरा जवाब सुनकर झाओ वाननशान उत्साह से शर्मा गया और हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं, मैं ली फैमिली विलेज का मुखिया हूं। यह कहने के बाद उसके पैर लड़खड़ा गए। तुम फिर से घुटनों के बल क्यों बैठे हो? मैंने बेबसी से आह भरी और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी, प्लीज उठो। मैं बस एक आम डरावना बूढ़ा आदमी हूं। लेकिन लीवानशान डरा हुआ था, जोर से कांप रहा था। साफ था उससे मदद की बहुत जरूरत थी। यह देखकर मैंने वहां मौजूद सभी लोगों के पीने के लिए दूध के कई और कटोरे भर दिए। वहां नीचे जाकर कैसा लगता है? लहरें। असल में मैंने कुछ देर पहले देखा था कि गांव वालों के पास पानी की कमी थी और मैं मदद करने का सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव का मुखिया सबसे पहले इस बारे में बात करेगा। यह सच है कि इस जगह पर 3 महीने से बारिश नहीं हुई है और खेत पहले से ही फटे हुए हैं। हम सच में बहुत परेशान हैं और ताजा पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं हमारे पूर्वज ड्रैगन से बारिश के लिए प्रार्थना कर सके। मैं आगे यही करना चाहता हूँ। मेरे पीछे और मैं ग्रुप को लियू फैमिली विलेज की ओर ले गया। मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों में खेती और मछली पकड़ने से मुझे बहुत अनुभव हुआ है। अब मैं लेवल 8 पर हूँ और मेरी एक्टिविटी रेंज ली फैमिली विलेज के आसपास तक बढ़ गई है। आखिर में मैं दिखाई न देने वाली दीवार के सामने रुका। चलो यहीं करते हैं। मैंने अपने नंगे हाथों से एक गड्ढा खोदा, दोनों तरफ पानी की एक बाल्टी रखी और एक नया, कभी न खत्म होने वाला पानी का सोर्स बन गया। गांव के मुखिया, प्लीज गांव वालों को बता देना कि अब से पानी भरने के लिए यहीं आए। ली वानशान ने गोल हमेशा बहते पानी को देखा और कान से कान तक मुस्कुराया। हालांकि उसे इसके पीछे का प्रिंसिपल समझ नहीं आया, लेकिन उसने मान लिया कि यह किसी अमर का काम है और वह पहले ही राहत महसूस कर रहा था। अमर भगवान, क्या आप गांव में आराम करने नहीं आएंगे? मुझे जाते देखकर लिटिल स्टोन थोड़ा निराश हुआ। मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी अथॉरिटी इसकी इजाजत नहीं देती। ली वानशान ने सावधानी से पूछा। अमर भगवान, एक प्रॉब्लम है। मैंने एक फल सोचा और इसे छिपाने का फैसला नहीं किया। मैं आपको दिखा दूंगा और आप समझ जाएंगे। यह कहकर मैं एयरवॉल से बाहर निकल गया। अगले ही सेकंड दुनिया अचानक जोर से हिल गई। अचानक आए भूकंप से लीवानशान फिसल कर गिर गया। फिर उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जो आसमान अनगिनत काली दरारें पड़ गई थीं। वे दरारें मकड़ी के जाले की तरह आसमान में बेतहाशा फैल गईं। बड़ी होती जा रही थीं, जैसे पूरा आसमान फटने वाला हो। है भगवान, आसमान बहुत बड़ा होने वाला है। आसमान बहुत बड़ा होने वाला है। लीवानशान इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे मालिक, चलो वापस चलते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हमें आपको बाउंड्री से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। पीछे हटने की बारी लगभग मेरी थी। जैसे ही वह वापस आया, आसमान में काली दरार तुरंत गायब हो गई। आसमान और धरती का हिलना बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया, जैसे अभी-अभी सब कुछ एक भ्रम था। गांव वापस जाते समय ली वानशान चुप रहा, पूरी तरह से परेशान। पहले वाला सीन एक सपने की तरह उसके दिमाग में घूमता रहा, जाने से मना कर रहा था। उसे आखिरकार समझ आया कि इंसानों की तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों है, फिर भी पुरखों से बचाव इतना कम क्यों होता है। आखिर में सभी इंसानों को खत्म होना ही है। लिन शियानजुन जैसा ताकतवर इंसान भी मौत की दुनिया में उतरने के बाद आजादी से अपनी हदों से बाहर कदम नहीं रख सकता था। एक छोटी सी गलती से आसमान और धरती में बदलाव आ सकता था, या दुनिया भी खत्म हो सकती थी। झाओ वानशान ने मन ही मन सोचा कि लिन शियानजुन ने मौत की दुनिया में उतरने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। फिर भी वह इन इंसानों की मदद करने को तैयार था। झाओ वानशान ने मन ही मन सोचा, लिन शियानजुन ने मौत की दुनिया में उतरने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। फिर भी वह इन इंसानों की मदद करने को तैयार था। वह सच में एक दयालु संत है जो इंसानों की परवाह करता है। ली वानशान सदमे और शुक्रगुजार होकर आखिरकार घर लौट आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी पत्नी उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी। बूढ़े आदमी, आप आखिरकार वापस आ गए। हमारा बेटा बस एक छड़ी पकड़े हुए कह रहा था कि वह उस ठग से निपटने के लिए जंगल जा रहा है। मैं उसे रोक नहीं सका। लीवानशान सदमे में बार बार खांस रहा था। बूढ़े आदमी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसकी पत्नी जल्दी से आगे बढ़ी। लीवानशान की लीवानशान घबरा गया और दरवाजे से बाहर भाग गया। सब खत्म। अगर शियानजुन इसमें शामिल हो गया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह गांव के एंट्री गेट पर पहुंचा, ली वानशान ने देखा कि ली कियानशान एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए है और उसके पास उसी जैसे दिखने वाले कई आदमी खड़े हैं। ली कियानशान को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। चिंता मत करो पिताजी, मैं भाइयों को लेकर उस ठग से निपट लूंगा। हम आपका बदला लेंगे। ली वानशान गुस्से से कांप उठा और उसने ली वानशान के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम बेफा बेटे, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या हम उस ठग को पीटेंगे नहीं? उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बेटा दादा का बेटा, बेटा दादा का बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे निपटने वाले हो? यही वो आगे की लाइन है जो हमें बचाने के लिए नीचे आई है। अगर तुमने उसके सिर का एक भी बाल खराब करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ली वानशान ने अपने सिर के पीछे 2 बार थप्पड़ मारे। मुझे माफ कर दो मेरे गुजर चुके पिता। मेरा बेटा नासमझ और बेवकूफ था तुम्हें धोखेबाज समझकर। प्लीज मेरे गुजर चुके पिता, दरियादिल बनो और उसे दोष मत दो। वह बाईं ओर चला गया और घबराकर आसमान की तरफ देखने लगा। यह देखकर कि कोई अजीब बात नहीं हुई है, उसे थोड़ी राहत मिली। तुरंत जाओ और सभी गांव वालों को गांव के गेट इकट्ठा करो।
दोपहर का सूरज एक बड़े आग के गोले जैसा था। जमीन बहुत गर्म थी और आसमान हवा में बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गांव के गेट पर पत्थरों पर कई आदमी बैठे थे, हाथों में कुदाल और चिड़चिड़े थे। वे बीच बीच में अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। यह मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। एक सांवला आदमी सबसे पहले खड़ा हुआ। अंगड़ाईली वानशान से शिकायत करने लगा, जो अभी अभी आया था। गांव के मुखिया, हम में से इतने लोगों को गांव के गेट पर बुलाने का क्या मतलब है? यहां और देर रुकने से पक्का हीट स्ट्रोक हो जाएगा। एक आदमी को आगे बढ़ते देख बाकी गांव वाले भी साथ देने लगे। सब सहमत थे। उठो गांव के मुखिया, क्या बात है? बस जल्दी बताओ। हाँ, गांव के मुखिया, क्या बात है? बस जल्दी बताओ। बस आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, हम सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ली वानशान ने धीरे से अपनी कमर से पाइप निकाला, उसे जलाया, एक कश लिया और एक अजीब सी मुस्कान दी। इतनी जल्दी क्या है? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताने से पहले सबके आने का इंतजार करने वाला था। क्योंकि तुम सब इतनी जल्दी में हो तो मैं पहले तुम्हें बता देता हूं। विलेज चीफ, मुझे सस्पेंस में मत रखो, जल्दी बताओ। ध्यान से सुन। हमारे गांव में अभी सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? पानी, बिल्कुल पानी की। गांव वालों ने एक साथ चिल्लाया। वे सब ली वानशान के चारों ओर जमा हो गए। विलेज चीफ, आप, हमें पानी का सोर्स मिल गया है। हाँ हाँ, जल्दी बताओ। पानी का सोर्स कहाँ है? सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। यह कैसा बिहेवियर है? तुम सब इतने जल्दबाज और बेकाबू हो। ली वानशान ने अपने चारों ओर जमा हुए गांव वालों को देखा और बेबसी से हाथ हिलाया। उसने अपने चेहरे से थूक पोंछा। स्टारक्लैन, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। सबके आने के बाद मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। करीब 15 मिनट बाद सारे गांव वाले आ गए थे। गांव के एंट्रेंस पर खुली जगह में मर्द, औरतें और बच्चे जमा हो गए थे। उनके चेहरे क्यूरियोसिटी और उम्मीद से भरे हुए थे। ली वानशान ने अपना पाइप रखा और दूर की तरफ इशारा किया। उस तरफ मेरे पीछे आओ। थोड़ी दूर जार नहीं कर सकते, वे जाकर पहले देख सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कई मजबूत जवान लड़के खुद को रोक नहीं पाए। वे पागलों की तरह ली वानशान की बताई दिशा की ओर दौड़े। उनकी आवाजें एक्साइटमेंट से भरी थी। पानी, असली पानी। यह उस कुएं के पानी से भी मीठा है जो हम पीते थे। यह जान बचाने वाला पानी है। चिल्लाने की आवाज। दूसरे गांव वाले भी दौड़े और पानी के सोर्स पर कूद पड़े। कुछ ने तो लात से पानी में अपना चेहरा भी डाल लिया। उनके चेहरे सेटिस्फेक्शन और खुशी से भरे हुए थे। इस बीच मैं अभी भी पोखर के पास बैठकर मछली पकड़ रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, जमाई ले रहा था। थोड़ा आलसी लग रहा था। तभी दूर से लिटिल स्टोन की आवाज आई। बॉस, जब से हम गए हैं, क्या आप यहीं मछली पकड़ रहे हैं? लिटिल स्टोन दौड़ को देखा, फिर अपने पास रखी मछली पकड़ने वाली रॉड को देखा सा। सॉरी बॉस, मेरी माँ अभी ठीक हुई और मैं उनके साथ जल्दी नहीं आ सका। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इतने लंबे समय तक यहाँ, मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया है। मैंने धीरे से उसके सिर पर थपथ पाया। इसकी चिंता मत करो, मैंने कहा, तो मुझे आपकी माँ का ध्यान रखने के लिए जल्दी वापस जाना पड़ता। मैं यहाँ अकेले मछली पकड़ने में काफी कंफर्टेबल हूँ। फिर मैंने अपने पास रखी मछली की टोकरी से भूरे रंग के लेदर के बूट्स निकाले और उसे दे दिए। इसकी चिंता मत करो, इन्हें पहनकर देखो कि ये फिट होते हैं या नहीं। लिटिल स्टोन की आंखें चमक उठी जब उसने मेरे हाथ में बूट्स देखे। बॉस, आप कमाल के हैं, आप बूट्स भी निकाल सकते हैं। ये बूट्स बहुत मजबूत लग रहे हैं, मेरे स्ट्रॉ सैंडल से कहीं बेहतर। ये बस ठीक ठाक है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े। जल्दी करो, इन्हें पहनकर देखो कि ये फिट होते हैं या नहीं। अपने घिसे पिटे स्ट्रॉ सैंडल उतारे और ध्यान से लेदर के बूट पहने। हैरानी की बात है कि ये बूट, हालांकि उसके पैरों से पूरे साइज बड़े थे, जादू की तरह सिकुड़ते हुए एकदम फिट हो गए। बॉस, ये बूट अपने आप सिकुड़ गए, कमाल है। कितने आरामदायक, स्ट्रॉ सैंडल से 100 गुना ज्यादा आरामदायक। जब उसका उत्साह कम हुआ तो मैंने आखिरकार कहा, मजाक करना बंद करो, ये बूट अब तुम्हारे हैं। चलो घर चलते हैं। फिर धीरे धीरे कोशिश करो। क्या तुम चाकू लाए हो? हाँ, मैं लाया था। चाकू लो और अपना हाथ काटो। ज्यादा जोर मत लगाना, बस इतना कि स्किन फट जाए, बिना किसी हिचकिचाहट के। लिटिल स्टोन ने धीरे से अपनी बाईं हथेली काट ली। हैरानी की बात है कि ब्लेड से उसकी स्किन पर कोई निशान नहीं पड़ा, यहां तक कि एक लाल लाइन भी नहीं। क्या हो रहा है? लिटिल स्टोन ने चाकू उठाते हुए सोचा। ब्लेड अभी भी तेज था, बिना किसी धारे खतरोंच के। यह चाकू अभी अभी तेज किया है, यह लकड़ी बहुत आसानी से काटता है। क्या यह बॉस के दिए बूट्स की वजह से काम कर रहा है? उसने मन ही मन सोचा। ये बूट्स अपने आप साइज बदल सकते हैं, शायद ये मुझे बचा भी सके। लेकिन बूट्स, इसे पैरों में पहनने से हाथों की स्किन कैसे बच सकती है? लिटिल स्टोन पूरी तरह हैरान था। फिर से कोशिश करो, थोड़ा और जोर से, चोट लगने की चिंता मत करो, मैंने कॉन्फिडेंस से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। ठीक है, उसने कहा। इस बार उसने अपनी लगभग आधी ताकत लगाई, चाकू लिया और धीरे से अपनी बांह पर वार किया। ब्लेड ने स्किन को काट दिया, जिससे एक हल्का सफेद निशान रह गया, लेकिन इससे स्किन नहीं टूटी और न ही खून निकला। मैं तुरंत समझ गया, जैसा मैंने सोचा था, एनसी सिस्टम का सेट आर्मर इफेक्ट पूरे शरीर को कवर करता है, चाहे बूट्स हो या दूसरे आर्मर। यह चारों ओर से सुरक्षा देता है। यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी वाला है। एक बार जब मैं पूरा लेदर आर्मर बना लूंगा तो यह और भी ज्यादा सुरक्षा देगा। उस समय हम ब्लेडली फैमिली विलेज के गांव वालों को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे।
इस तरह भविष्य में जब गांव वालों को कोई खतरा होगा तो उनके पास खुद को बचाने की कुछ ताकत होगी। ऐसा लगता है कि यह आर्मर काफी काम का है। अब से मैं मछली पकड़ते समय जो भी घर और फर्नीचर पकड़ूंगा उसे गांव वालों को दे सकता हूं, जिससे उन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। उसके बगल में रखे छोटे पत्थर के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, यह कोई आम बूट नहीं है। यह साफ तौर पर एक मशहूर खजाना है, जिसका इस्तेमाल गुजारा करने के लिए किया जा सकता है। बॉस ने मुझे इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से दे दी। मैं पहले इसके बारे में सोचूंगा। तुमने कहा था कि मैं जर्म से डरता हूं, और तुमने ये बूट पहले ही पहन लिए हैं। अगर तुम इन्हें अभी वापस कर दोगे, तो मैं इन्हें वापस पानी में फेंक दूंगा। यह उन्हें उनके असली मालिक को लौटाने जैसा होगा। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके सिर पर थपक पाया। मैंने गंभीरता से कहा, छोटे, तुम मेरे लिए जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा पहला रिक्रूट किसी अनजान आदमी से घायल हो जाए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम काम करो, परेशानी खड़ी करो और इल्जाम अपने सिर पर लो। मैंने उसे बहुत जोर से थपक पाया, इतना कि लिटिल स्टोन का शरीर हिल गया। उसने प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यह पहली बार था जब उसके माता-पिता के अलावा किसी और उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। अब से इतने सेंटिमेंटल मत बनो। तुम्हें लिए प्रोटेक्टिव गियर का पूरा सेट भी इकट्ठा कर दूंगा। तब तुम और भी ज्यादा सेफ रहोगे। मेरा लहजा थोड़ा नरम था। अगर तुम फिर रोए तो मैं तुम्हें आसमान से कंक्रीट पर गिरा दूंगा। और अब जब पानी है तो प्लीज अपने बाल धो लो। अपने बाल देखो, वे इतने ऑयली हैं कि मैं उनसे खाना बना सकता हूं। जल्दी करो और उन्हें साफ कर लो। शायद तुम्हें किसी दिन शादी के लिए कोई लड़की मिल जाए। लिटिल स्टोन ने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है बॉस, मैं अब से अपने बाल जरूर धोऊंगी और आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से कहा, लिटिल स्टोन, तुम जितना सोचती हो मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो। मैं नहीं चाहता